जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि इस साल के लिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस साल आपके एग्जाम में 20 नंबर में यह पूछा जाएगा। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न आपके पूरे किताब से लिए गए हैं, एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं गया है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखकर तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ। यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो यंग इटली का संस्थापक मैजनी था। ये भी ध्यान रखना है आपको। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुनर्जागरण युग का आरंभ किस देश में हुआ? पुनर्जागरण युग का आरंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रोलेट एक्ट था, क्योंकि रोलेट एक्ट 1919 में आया था। रोलेट एक्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में जो आंदोलन चलाया उसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। सिडनी रोलेट ने यह रोलेट एक्ट को लाया था। ये भी ध्यान आपको रखना है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? तो गांधी जी अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन था। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो यह पंजाब में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। उस समय गांधी जी नर्मदा जेल में थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी, जो कि जिनेवा में हुआ था। इसका मुख्यालय भी यहीं पर है, जिनेवा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नदियों द्वारा अवसाद से निर्मित मृदा क्या कहलाती है? तो जो नदियों द्वारा अवसादी मृदा होती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। भारत में सर्वाधिक यही मृदा पाई जाती है और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा यही है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, जलोढ़ मृदा। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कई राज्य में पाई जाती है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हो आप देख लेंगे। काली मिट्टी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी होती है। काली मिट्टी में कपास अत्यधिक पैदा होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेंगुर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी जो है, जो मालवा का पठार है वहाँ पाई जाती है। हम मैप में देख सकते हैं मालवा का पठार कहाँ पर है। जो ये गुजरात और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो ये बेल्ट है, यहाँ पर इसी को मालवा का पठार कहते हैं। इसी बेल्ट में काली जो मिट्टी है, लाल मिट्टी और पाई जाती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है? तो देश के 2 राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यानी कि जिससे मतलब विद्युत बनती है उसमें मतलब जो जल का योगदान है वो कितना प्रतिशत है? तो 22% जल का योगदान है विद्युत बनाने के लिए। जो भारत में विद्युत उपयोग होती है उसमें 22% विद्युत जल से बनाई जाती है। आपको ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। भारत को विश्व की वर्षा का, भारत में जो वर्षा होती है विश्व की वर्षा का कितना प्रतिशत भारत में होता है? तो भारत में विश्व की वर्षा का 4% होता है और सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है भारत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत के पास है? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भारत के पास है। ठीक, और मतलब क्षेत्रफल जनसंख्या की बात की जाए तो भारत में 17.5% जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। कितना? 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसल हैं? तो जैसे धान हो गया हमारा, धान, ज्वार हो गया और बाजरा, मक्का, ये सब खरीफ की फसलें हैं। इनका भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ लें कि रबी की कौन कौन सी फसलें हैं तो गेहूं, सरसों, चना, मटर और जो भी दालें हैं सब रबी की फसल में आ जाएंगी। आपको ये भी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक चाय भारत में असम में सर्वाधिक चाय उत्पादन होती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक, एक बार कोयला को अगर जला दिया जाए तो दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? यानी कि सब सर्वाधिक मतलब यात्रा लोग किस से करते हैं? तो सर्वाधिक भारत में यात्रा रेल परिवहन से की जाती है। आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते थे तब भी आया था, तो हम लोग मतलब बस लगा कर आए थे। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको रेल परिवहन लगाना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह पूर्वी घाट पर स्थित है? तो अब पूर्वी घाट क्या होता है पहले तो आप ये जान लें कि पूर्वी घाट क्या है। तो चलिए देखते हैं पूर्वी घाट क्या है। मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि पूर्वी घाट क्या है। ये भारत का मैप है। यहाँ से यहाँ तक ये सब पूरा तटीय मैदान है भारत का। ये पूरा इलाका है, यहाँ से यहाँ तक ले लिया जाए तो ये क्या है? तटीय मैदान है। ठीक, तो भारत में जो ये यहाँ से लेकर ऐसे 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 यहाँ तक ये पश्चिमी घाट पर्वत है। ये पर्वत बना हुआ इसे कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक, और फिर एक पर्वत बना है इससे 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 बनता हुआ चला गया है यहाँ तक। ठीक, तो इसे कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। तब क्वेश्चन क्या पूछा था? देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा है कौन सा बंदरगाह पूर्वी घाट पर स्थित है? तो अब आप समझ गए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा बंदरगाह पूर्वी घाट है। ठीक, अब देखो यहाँ पर बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ठीक, विशाखापट्टनम, यहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और एक बंदरगाह यहाँ पर है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह। दो बंदरगाह इधर हो गए। अगर मतलब पूछ ले कि पूर्वी घाट पर कौन सा बंदरगाह है तो ऑप्शन में दो में से जो भी होगा वो लगा देंगे। अगर पूछ ले पश्चिमी घाट पर कौन सा बंदरगाह है तो यहाँ पर एक बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह। कहाँ पर? केरल में कोच्चि बंदरगाह है। और क्या कहते हैं यहाँ पर कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह है। कर्नाटक में कहाँ है? मंगलोर बंदरगाह है। और क्या कहते हैं महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है। ठीक, तो क्वेश्चन आया था कि पूर्वी
पूर्वी घाट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पूर्वी घाट पर विशाखापट्टनम अगर ऑप्शन में है तो विशाखापट्टनम लगा दीजिए। अगर चेन्नई बंदरगाह ऑप्शन में है तो आप चेन्नई बंदरगाह लगा सकते हैं। ठीक, अगर पूछ ले कि पश्चिमी घाट पर कौन सा बंदरगाह है तो आप इनमें से देख सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं जो ऑप्शन में होगा। तो आप पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था। आपको ध्यान रखना, अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और ये पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, ना कि आज़ाद हुआ था। जब आज़ाद हुआ था तो भारत में ही था। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कितने प्रतिशत लोग मातृभाषा हिंदी बोलते हैं? तो भारत में 44% लोग, लगभग 44% लोग मातृभाषा हिंदी बोलते हैं। अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो 43.65% लोग मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या है? भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो भारत में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें लड़के काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं 27 और 28 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। समान प्रकार के लोगों के साथ समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को क्या कहा जाता है? मतलब जहाँ पर समान प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं तो उस समाज को हम क्या कहते हैं? तो उस समाज को समरूप समाज कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं हैं। आपको ध्यान रखना है, ये भाषाएं आप याद भी कर सकते हैं चाहें तो। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों को समान संरक्षण, जहाँ पर सभी धर्मों का समान संरक्षण हो वह धर्मनिरपेक्ष। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर कोई भी धर्म, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। यहाँ पर उसकी स्वतंत्रता है, ना कि कोई एक ही धर्म इस देश का मान्यता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। नेपाल में हुए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपाल में हुए जन संघर्ष को क्या कहा गया? तो नेपाल में जो जन संघर्ष हुआ था उसे लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शायद इस बार ज़रूर पूछेगा आपके एग्जाम में। बामसेफ क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बामसेफ क्या है? तो बामसेफ सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है जिसे बामसेफ कहा जाता है। ठीक, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का क्या कारण है? तो आप समझ सकते हैं भारत में किन किन कारणों से गरीबी आई है। तो भारत में पहला कारण क्या है? पहला कारण है बेरोजगारी। पहला कारण क्या है? बेरोजगारी। और दूसरा कारण है बढ़ती जनसंख्या। और तीसरा कारण है अशिक्षा। भारत में अशिक्षा बहुत है। ठीक, तो ये 3 कारण है। ऑप्शन में आपका रखेगा उपयुक्त सभी, तो आपको ये लगाना उपयुक्त सभी। आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गए हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विदेशी व्यापार किनके माध्यम से होता है? जब 2 देश आपस में व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं, यानी 2 देशों के माध्यम से विदेशी व्यापार होता है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO की अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ। आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है। और अगर दूसरे विश्व युद्ध की बात की जाए तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1939 से शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। ये क्वेश्चन
बार बार पूछा गया, आपको ये देख लेना है क्वेश्चन को। इटली का एकीकरण कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ठीक, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ प्रथम गोलमेज? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। अगर दूसरे की बात की जाए तो 1932 में दूसरा हुआ। अगर तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो 1933 में हुआ। क्वेश्चन पूछ ले कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगर नीति आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 1950 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग को 1950 नहीं, 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर नीति आयोग की पहले बात की जाए तो नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो इसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ये ध्यान रखना है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने ही योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को मतलब नीति आयोग कर दिया। आपको ये भी ध्यान रखना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।